हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज शादान सैफी। तो आज का हमारा टॉपिक है विल्फ्रेडो परेटो, जो कि एक्स्ट्रा थिंकर्स का एक टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मगर ये यूनिट फर्स्ट में जो 26 थिंकर्स है उसका पार्ट नहीं है। तो ये पढ़ना भी ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं विल्फ्रेडो परेटो के बारे में। सबसे पहले उनके लिए हम लाइफ और कॉन्टेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जो किसी इंसान की जो ज़िंदगी है या उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है वो उसके आइडियाज़ को अफेक्ट करता है। स्पेशली जब हम सोशोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके लाइफ कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले 1848 में फ्रांस में पैदा हुए थे, ठीक है। थे वो इटालियन। उसके बाद उनके जो फादर थे वो इटालियन एरिस्टोक्रेट थे, यानी कि पैसे वाले लोग थे। और उनकी माँ जो थी वो एक फ्रेंच थी। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी उन्होंने ट्यूरिन पॉलिटेक्निकल स्कूल से। और अपना करियर जो था वो सिविल इंजीनियर स्टार्ट किया था इंडियन रेलवेज। तो मेनली जो थे ना वो शुरू में तो इंजीनियर थे, बाद में वो एक इकोनॉमिस्ट बन गए थे। मगर उनकी जो थ्योरीज हैं वो सोशियोलॉजी से भी रिलेटेड होती हैं, इसलिए हम उनके थ्योरीज को सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। मेनली वो इकोनॉमिस्ट थे। अपने करियर की शुरुआत में या जिंदगी के शुरुआती दिनों में वो डेमोक्रेसी और रिपब्लिकनिज्म या फिर पैसिफिस्ट आइडियाज को सपोर्ट करते थे, मगर बाद में उन्होंने इन आइडियाज को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म, प्रोग्रेस या फिर रिपब्लिकन और डेमोक्रेसी, इन सारे आइडियाज को उन्होंने अपने बाद में जिंदगी में जाकर उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि ये सिर्फ खोखले वर्ड्स होते हैं जो लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग का मतलब एलीट लोग जो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम देखेंगे थ्योरी ऑफ एलिट्स जब हम परेटो की थ्योरी ऑफ एलिट्स पढ़ेंगे। उन्होंने जो रूलिंग एलिट थी उनके वक्त की, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे या फिर जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट में जो पोजीशंस पर बैठे हुए लोग थे, उनको उनको एक करप्ट, कंटेम्प्टेबल, सेल्फ सर्विंग करियरिस्ट कहा। यानी कि वो इतने लोग करप्ट हैं और जिनको लोगों की कुछ परवाह नहीं है, वो सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड हम दे रहे हैं लोगों को। तो उनका ये कहना था। अब देखो, वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करते थे, ठीक, सपोर्ट करते थे, मगर और प्रोटेक्शनिज्म को अपोज करते थे। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है कि मान लो कि तुम्हारी कंट्री में कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तुम उसको प्रोटेक्शन दोगे, अब उसमें प्राइवेट प्लेयर नहीं आ सकते हैं। या फिर जब तुम उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कुछ ना कुछ फार्मर्स को एक सब्सिडी वगैरह दे रहे हो तो उसको प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। तो वो इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। अब उनको फिर एक चेयर ऑफ इकोनॉमिक्स मिल गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लौजान में। अब उन्होंने 1898 में उनको कंसिडरेबल वेल्थ हासिल हुई, ठीक, उनके अंकल के थ्रू से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। देखो, वो पैसे वाले थे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए और रूलिंग एलिट के बारे में बात करते थे। तो ये सारी चीज़ें उनके थ्योरीज में भी हमें देखने को मिलेगा। उन्होंने एक बुक लिखी थी, ट्रेटाइज ऑन जनरल सोशियोलॉजी, जहाँ पर उन्होंने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया था। इनके क्रिटिसिज्म की वजह से ही मोसोलिनी जो एक लीडर था इटली का, उन्होंने एक इटालियन सीनेट में, जैसे कि पार्लियामेंट होती है ना, सीनेट होती है, वहां पर एक सीट ऑफर करी थी जिसको परेटो ने रिजेक्ट कर दिया था। उनका कहना था ये जो वर्ड होते हैं ना, इक्वालिटी, प्रोग्रेस, लिबर्टी, ये इन वर्ड्स के पीछे ट्रू नेचर को जानना है आपको। ये एम्प्टी वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके ह्यूमन बींग्स अपने इविल एक्शन को जस्टिफाई कर रहा होता है या फिर अपने करियरिस्ट या फिर सेल्फिश एक्ट्स को जस्टिफाई करता है। तो इन वर्ड्स के पीछे छुपे रियल मीनिंग्स को जानने को कहा था उन्होंने लोगों को। तो सबसे पहले हम उनके जनरल आइडियाज के बारे में देख लेते हैं, उनके जनरल आइडियाज क्या क्या थे, ठीक है। वो जो थे सोशल साइंसेस में, स्पेशली सोशियोलॉजी में, वो लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड को फॉलो करना चाहते थे और इसको भी सपोर्ट करते थे। लोगों से कहते थे कि लॉजिको एक्सपेरिमेंटल फॉलो करा जाए, यानी कि लॉजिकल हो और एक्सपेरिमेंटल हो, ऐसा मेथड फॉलो करें। एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या है कि ऐसे ही तुम जो भी स्टडी कर रहे हो उसको एम्पेरिकली ऑब्जर्व करो, पहले फील्ड में जाओ, डेटा इकट्ठा करो, ठीक है, और उस डेटा को फिर एनालाइज करो। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट करो आप फील्ड में जाकर, ठीक है। अगर और दूसरा था लॉजिकल इन्फेरेंस। इसका मतलब था कि अब जितने भी बहुत सारे सोशल फिनोमेना पढ़ रहे हो उनके बीच में जो आप एक एक कंक्लूजन निकालोगे बहुत सारे सोशल फिनोमेना को पढ़कर, वो कंक्लूजन आपका लॉजिकल होना चाहिए, एक ऑर्डर्ड मैनर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि तुमने सोशल फिनोमेना पढ़ा पॉवर्टी का,
और तुमने कहा कि जो लैक और दूसरा सोशल फिनोमेना पड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का, और तुमने कहा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी क्रिएट हो सकती है। तो ये तो लॉजिकल डेरिवेशन हुआ ना, तो इसको कहते हैं लॉजिकल इन्फेरेंस निकालना। अगर कोई एक लंबे समय से अनएम्प्लॉयड है तो वो पॉवर्टी में स्लिप कर सकता है। ठीक है, समझ गए आप। अब इस चीज को पहचानने के लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट से पॉवर्टी आती है नहीं आती है, फील्ड में जाओगे, फील्ड वर्क करोगे, अपना एक कलेक्शन लोगे डाटा का, लोगों को अनएम्प्लॉयड लोगों से बात करोगे, उनका स्टेटस जानने की कोशिश करोगे कि कितने वक्त से वो अनएम्प्लॉयड हैं और उनके पास कितने, उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या क्या है, यानी कि वो पॉवर्टी लाइन से बिलो लाई कर रहे हैं या फिर पॉवर्टी लाइन से अबव लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको कहते हैं लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड। समझ गए आप। अब दूसरा आते हैं सोशल सिस्टम के बारे में क्या कहा था परेटो ने। अब देखो परेटो ने सोसाइटी को एक एज ए सोशल सिस्टम को एज ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम देखा था, या फिर कह सकते हैं सोसाइटी को एज ए सिस्टम देखते थे और वो सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर एक पार्ट में कोई डिस्टर्बेंस करते हो सिस्टम के, तो उसकी वजह से बाकी पार्ट्स में भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप एजुकेशन पैटर्न में चेंज करते हो तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में आपको चेंज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक सिस्टम के एक पार्ट में चेंज करा तो उसके इफेक्ट दूसरे पार्ट में आपको देखने को मिलते हैं। इसको कहते हैं सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। और दूसरा होता है कि एक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का मतलब कि कुछ आउटवर्ड फोर्सेस होंगी जो सोसाइटी पर लग रही होंगी, जो सोसाइटी को चेंज करना चाहेंगी, और कुछ इनवर्ड फोर्स होंगे जो उस इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करना चाहेंगे कि चेंज ना हो। ठीक है, तो जो इनवर्ड फोर्सेस होंगी वो असल में सेंटिमेंट से बनी होती हैं, कि लोगों के जो सेंटिमेंट्स होते हैं ना कि चेंज सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, वो अटैच होते हैं पुरानी अपनी वैल्यूज से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और उन्होंने कहा कि ये जो आउटवर्ड और इनवर्ड इनर फोर्सेस जो लग रही होती हैं, इससे जो चेंज हो रहा होता है सोशल सिस्टम में, वो फाइनली वो चेंज जो है ना, वो चेंज सोसाइटी होती है वो भी इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है एक टाइम के बाद। जैसे कि अगर किसी सोसाइटी में कुछ रिवॉल्यूशन हुआ या वॉर हुआ तो सोसाइटी डिस्टर्ब हो गई ना। तो सोसाइटी में अगर वॉर हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, तो सोसाइटी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, मगर सोसाइटी फाइनल में आके इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेती है और एक सोशल ऑर्डर रिस्टोर हो जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सोसाइटी में वॉर हुआ है कि कोई बाहर का जो किंग है उसने अटैक कर दिया है किसी कंट्री पर, या फिर एक कंट्री ने, कंट्री ए ने कंट्री बी पर अटैक कर दिया है, कंट्री बी के इक्विलिब्रियम को देखो, तो ए का अटैक करना क्या होगा, एक आउटवर्ड फोर्स कहलाएगी। ठीक है, आउटवर्ड फोर्स। और उसके बाद बी जो है ना वो इनर फोर्स लगाएगी और उस अटैक को रेजिस्ट करेगी, ताकि उसके जो अटैक है ना उससे हमें नुकसान ना हो या फिर हम अपने डिफेंस कर सकें। मगर फिर भी एक सोसाइटी में जो इक्विलिब्रियम बना हुआ तो वो तो डिस्टर्ब होगा ही वॉर से। मगर इस वॉर के आउटकम में कुछ भी हो, चाहे ए जीते या बी जीते, मगर जो फाइनल सोसाइटी बनेगी, मान लो सी सोसाइटी बनी, तो वो फिर से इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सोशल सिस्टम को एज सिस्टम इन इक्विलिब्रियम देखा था। तो दो चीजें थी, डिस्टर्ब, एक पार्ट में डिस्टर्बेंस दूसरे पार्ट को भी अफेक्ट करता है या फिर पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है, या फिर दो फोर्सेज होती हैं, आउटवर्ड फोर्सेस और दूसरी इनर फोर्सेस, वो दोनों आपस में एक्ट करती हैं और इसलिए एक्ट करती है क्योंकि इक्विलिब्रियम रिस्टोर करना चाहता है सिस्टम। तो अब आते हैं सबसे मेन चीज इनके लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन के बारे में। एक्शन, जो भी इंसान कोई भी एक्ट करता है उसको एक्शन कहते हैं। ठीक है, जो किसी और की तरफ किया जाता है। अब देखो ऐसे सारे एक्शन जहां पर मीन्स और एंड के बीच में एक लॉजिकल लिंक बन रहा हो उसको कहते हैं लॉजिकल एक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी। तो यहाँ पर जो अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स और गुड जॉब के बीच में एक लॉजिकल रिलेशन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गुड मार्क्स के लिए जो आप मेहनत करोगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो एक लॉजिकल एक्शन कहलाएगा आपको पढ़ाई करना। ठीक है, तो जो लॉजिकल एक्शन होते हैं ना वो सब्जेक्टिवली भी लॉजिकल होते हैं, यानी कि एक्टर के अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव से भी लॉजिकल होते हैं, और ऑब्जेक्टिवली भी लॉजिकल होते हैं, यानी कि दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी वो लॉजिकल होंगे। यानी कि अच्छे से तुम पढ़ाई कर रहे हो तो आपके अपने पर्सपेक्टिव से भी वो लॉजिकल है कि आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, और दूसरा भी जो आपके माँ बाप देखेंगे उनके लिए भी एक तरह से ऑब्जेक्टिवली लॉजिकल है, क्योंकि वो भी सोचेंगे हाँ अच्छी मेहनत करोगे तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको। या फिर दूसरा है एक लैपटॉप बाय करना ताकि आप वर्क फ्रॉम होम कर सके। तो बाइंग ए लैपटॉप जो है
वो रिलेट कर रहा है लॉजिकली वर्क फ्रॉम होम को से लेकर। तो जो आप लैपटॉप बाय करो या फिर तो आपके माँ बाप आपको देखे या फिर दोस्त देखे आप लैपटॉप बाय कर रहे हो, तो आपका जो एक्शन होगा वो लॉजिकल होगा, क्योंकि आप जो मीन्स है लैपटॉप बाय करना उसको एंड से लॉजिकली कनेक्ट कर रहे हो। एंड क्या है? वर्क फ्रॉम होम करना। ठीक है, अब देखो जितने भी एक्शन होंगे जो लॉजिकल नहीं होंगे वो कहलाएंगे नॉन लॉजिकल एक्शन। ठीक है, तो ये एक रेसिड्यू कैटेगरी हो जाएगी। परेटो की ज्यादातर चीजों में आपको रेसिड्यू कैटेगरी देखने को मिलेगी कि एक लॉजिकल है, कि एक चीज को उन्होंने डिफाइन कर लिया, बाकी बची हुई चीज दूसरी कैटेगरी में आ जाएगी। तो जो परेटो का मेन फोकस था ना वो नॉन लॉजिकल एक्शन पे था। तो नॉन लॉजिकल एक्शन होते हैं ना वो मेंटल स्टेट में ओरिजिनेट करते हैं इंसान के, वो सेंटिमेंट से जुड़े हुए होते हैं, वो सबकॉन्शियस फीलिंग्स से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आपने कोई नॉन लॉजिकल एक्शन किया कि आपके दोस्त से थोड़ी बहुत लड़ाई हुई और आपने उसको मतलब उसको एक तरह से कुछ बुरे वर्ड्स कह दिए, तो ये नॉन लॉजिकल एक्शन हुआ ना कि आपने इमोशंस में आकर सेंटिमेंट्स में आकर कि आपको गाली देने की आदत है, आपने अपने दोस्त को गाली दे दी, तो सबकॉन्शियस फीलिंग थी आपके अंदर, तो आपने उस पर एक्ट कर लिया, तो एक नॉन लॉजिकल एक्शन हुआ। उनका कहना था कि साइकोलॉजिस्ट की तरह हमें उस हमारा जो काम है ना उसका डीप एनालिसिस करना नहीं है, बल्कि नॉन लॉजिकल एक्शन को एक तरह से डेटा की तरह देखना है। कोई डीप एनालिसिस करना जरूरी नहीं है, उस डेटा से हम सोशल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब नॉन लॉजिकल एक्शन में आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि कोई लकी चार्म कैरी करता है कि मेरी लकी ऑब्जेक्ट है एग्जाम में कि मेरा पेपर इससे अच्छा होगा, लकी चार्म कैरी करना। ठीक है, या फिर किसी पॉलिटिकल फिगर को बिल्कुल डिवोटेडली फॉलो करना, उसकी जो खामियां हैं वो भी नज़रअंदाज कर देना, अगर कोई बुरा कर रहा है वो भी उसको अच्छी नज़रों से देखना। ठीक है, एक तरह से किसी को अपना किसी पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से डीपली मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाना है, इतना ज़्यादा मोटिवेटेड, उसको इतना ज़्यादा फॉलो करना, उसकी खामियां भी लॉजिकल जो उसकी खामियां थी कि अगर उसमें कुछ कमी है तो हम उसको वोट नहीं देंगे, उसको भी इग्नोर करके उसके पीछे ठीक है उसको फॉलो करना। तीसरा होता है कि कुछ ऐसे रिचुअल्स होती हैं कि उनका कुछ लॉजिकल मीनिंग नहीं हो रहा होता है, मगर फिर भी लोग उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं क्योंकि उस रिचुअल से उनके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं या फिर सबकॉन्शियसली उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। आप बहुत सारी नॉन लॉजिकल चीज सोच सकते हो, जैसे कि कोई फैशन ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि सोसाइटी में फैशन ट्रेंड चल रहा है तो मैं भी वैसे ही कपड़े पहनूंगा, चाहे चाहे आपको कपड़े अनकंफर्टेबल ही क्यों ना कर रहे हैं, वो लॉजिकल तो नहीं है ना अनकंफर्टेबल कपड़े पहनना, फिर भी आप पहनोगे तो एक नॉन लॉजिकल एक्शन हुआ। ठीक है, या फिर स्टीरियोटाइप्स होते हैं लोगों की, अगर ये इस पार्टिकुलर रेस का बंदा है, ये इस पार्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप का बंदा है, तो ये इसके अंदर ये खामियां होगी ही, ये कमियां होगी ही, तो ये स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं ये नॉन लॉजिकल एक्शंस में कैटेगरी में आएंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप सोच सकते हो। अब नॉन लॉजिकल एक्शंस में दो एक्शंस के बारे में बात करी थी उन्होंने, रेसिड्यूज और डेरिवेटिव्स, दोनों ही नॉन लॉजिकल एक्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और परेटो ने कहा था कि रेसिड्यूल्स और डेरिवेटिव्स का अगर आप स्टडी करोगे तो आप थ्योरीज में जो नॉन साइंटिफिक कैरेक्टर है ना, या फिर किसी के बिलीफ सिस्टम में जो नॉन साइंटिफिक कैरेक्टर्स है उसको जाहिर कर सकते हो, उसको अनमास्क कर सकते हो। ठीक है, तो पहले देखते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। किसी भी सिस्टम के जो चेंजिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, वेरिएबल्स होते हैं, उसको डेरिवेटिव्स कहते हैं, और किसी भी सिस्टम के जो कांस्टेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, परमानेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसको रेसिड्यूज कहा जाता है। जैसे कि दुनिया में आपको अलग अलग तरह के रिलीजन देखने को मिल जाएंगे, कुछ पॉलीथिस्टिक रिलीजन होते हैं, बहुत सारे गॉड्स में मानते हैं, कुछ मोनोथिस्टिक सिर्फ एक ही गॉड में मानते हैं, कुछ अथिस्टिक होते हैं जो गॉड में ही नहीं मानते हैं, जैसे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? डेरिवेटिव्स हो जाएंगे। फॉर्म ऑफ रिलीजन क्या है? डेरिवेटिव्स है। अब सारे रिलीजन्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होगा कि सारे रिलीजन्स कह रहे होंगे कि हमको सच बोलना चाहिए, ट्रूथ को फॉलो करने को कह रहे होंगे, राइट पाथ को फॉलो करने को कह रहे होंगे, है ना, और वो कह रहे होंगे कि सिंस नहीं करने चाहिए, ठीक है, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये कॉमन चीजें हैं, तो ये रेसिड्यूज में गिनी जाएंगी। तो चेंज हो रहा है कि सिस्टम में वो डेरिवेटिव है, और जो कॉमन चीजें हैं या परमानेंट एलिमेंट हैं वो क्या है? रेसिड्यूज आ जाएंगे। अब इनकी सबसे मेन थ्योरी चीज के बारे में पढ़ते हैं, वो है थ्योरी ऑफ एलिट्स और दूसरा सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। अब परेटो ने कहा था कि जो एलिट्स क्या होते हैं, एलिट्स वो लोग होते हैं जो अपने अपने स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ एक्टिविटी में हाईएस्ट स्कोर करें, यानी कि उसमें महारत हासिल कर लें। ठीक है,
तो जनरली वो मोर इंटेलिजेंट और कैपेबल होते हैं बाकी सब लोगों से। जो भी अपनी फील्ड में महारत हासिल करेगा वो एलिट कहलाएगा, चाहे वो बिजनेस में हो या एजुकेशन में हो, ठीक है, या फिर पॉलिटिक्स में हो, किसी में भी हो। जो उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेगा वो एलिट कहलाएगा। उन्होंने एलिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, गवर्निंग एलिट और नॉन गवर्निंग एलिट। गवर्निंग एलिट वो होते हैं जो गवर्नमेंट में जो एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनके अलावा जितने भी एलिट होंगे वो नॉन गवर्निंग एलिट हो जाएंगे। तो नॉन गवर्निंग एलिट एक रेसिड्यू कैटेगरी मानी जाएगी। अब उनका कहना था जितने भी एलिट्स होते हैं ना, वो अपने जो कोई पोजीशन या फिर कोई स्टेटस होता है उनकी सोसाइटी में, अगर वो एस्क्राइब्ड है, यानी कि उनको अपने बाप दादाओं से मिला है, एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है, बाई बर्थ जो मिला है उसको एस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं। तो ऐसे में सोसाइटी डीजेनरेट कर जाएगी, यानी कि आपको एक तरह से सोसाइटी में जो एलिट्स होंगे ना, एस्क्रिप्शन स्टेटस वाले एलिट्स तो होंगे ही होंगे। उनका कहना था कि सोसाइटी में अचीवमेंट बेस्ड एलिट भी होने चाहिए, जिन्होंने अपने जो स्टेटस है वो अपनी मेहनत से हासिल किया है, अपनी मेहनत से वो एलिट्स बने हैं। तो अगर ऐसा है सोसाइटी में तो डिजेनरेट नहीं होगी। अगर सिर्फ और सिर्फ एस्क्रिप्शन के बेसिस पर एलिट्स बन रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ एलिट जो है एस्क्रिप्शन के बेसिस पर है, तो सोसाइटी डिजेनरेट होती चली जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे अब नॉन गवर्निंग एलिट्स की। नॉन गवर्निंग एलिट्स उन्होंने कहा दो तरह के होते हैं, ठीक है, लायंस एंड फॉक्सेस। अब लायंस क्या होते हैं? लायंस वो लोग होते हैं या फिर पॉलिटिक्स में वो लोग होते हैं जो एक तरह से स्टेबिलिटी चाहते हैं सिस्टम की, उन परसिस्टेंस चाहते हैं, उनके अंदर लॉयल्टी होती है अपने नेशन को लेकर के, हमें देश के लिए कुछ करना है, ठीक है। उनके अंदर पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति शो करते हैं, या फिर मान लो अगर रिलीजियस पॉलिटिकल सिस्टम है तो रिलीजियस जील होती है उनके अंदर। वो कोई भी एक्शन लेने से पहले घबराते नहीं हैं। जैसे लायंस की कैटेगरी यही होती है ना सारी, तो अगर ये सारी कैटेगरी एक गवर्निंग एलिट में मिल जाए हमें तो वो लायन की कैटेगरी में आएगा। फॉक्सेस जो होते हैं वो सिस्टम मेकिंग, मैनिपुलेटिव होते हैं, चालाक होते हैं, ठीक है, वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लार्ज स्केल मैनिपुलेशन। और जो फॉक्सेस होते हैं वो चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और इनोवेशन लाते हैं सोसाइटी में। तो ठीक है, फॉक्सेस जो होते हैं वो कंजर्वेटिव नहीं होते और ना ही वो फेथफुल होते हैं, ना ही वो स्टेबल होते हैं। जैसे करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो फॉक्सेस की कैटेगरी में आएंगे, और जो देशभक्त पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो लायंस की कैटेगरी में आएंगे। अब उन्होंने कहा था कि आइडियल गवर्निंग एलिट में दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। अब लायंस जो है वो तो परसिस्टेंस रहेंगे, ठीक है, लायंस किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे कि रेसिड्यूज की कैटेगरी में आ जाएंगे, और फॉक्सेस डेरिवेटिव्स कैटेगरी में चेंज लाना चाहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर परसिस्टेंस और चेंज का एक अगर मिक्सचर होगा गवर्निंग एलिट में तो बेहतर रहेगा। अब आते हैं सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स में उसने कहा था कि अब कहा था कि मान लो कोई पॉलिटिकल ग्रुप है या फिर गवर्नमेंट है किसी कंट्री की। अब वो जो गवर्नमेंट में लीडर्स हैं ना वो बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके हैं, ठीक है, वो चालाक होते हैं और अपने फायदे के लिए काम करते हैं, नेपोटिज्म फैला रहे हैं, ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? फॉक्सेस की कैटेगरी में आएंगे। अब लोगों को पता चल गया कि हमारे तो गवर्नमेंट लीडर्स बहुत ज्यादा करप्ट हैं, ये डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे देश का। अब क्या होगा? मास में से एक एलिट निकल कर आएगा जो लायंस होगा, जो कि ये जो फॉक्सेस करप्ट पॉलिटिकल एलिट थे जिनको हम फॉक्सेस भी कह सकते हैं, उसके वजह से फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा और वो अपने सिस्टम को सुधारना चाहेगा, अपने देश को डेवलप करवाना चाहेगा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? लायंस फॉक्सेस को ओवरथ्रो कर देंगे और एक रिजीम चेंज हो जाएगा और नई गवर्नमेंट बन जाएगी जो लायंस की होगी, ताकि डेवलपमेंट हो सके सोसाइटी में। अब क्या होगा? जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, ये लायंस जो है ना ग्रेजुअली धीरे धीरे डीके करने लगेंगे और उनकी जो लॉयल्टीज थी अपने देश को लेकर वो खत्म होने लगेगी, और वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएंगे? फॉक्सेस में चेंज हो जाएंगे और करप्ट बन जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि वो फॉक्सेस में चेंज हो गए, फिर करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम फिर से करप्ट लीडर से भर गया, फिर से मासेस में एक लायंस आएंगे और फॉक्सेस को रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से ये जो साइकिल है ना वो चलता रहेगा, ठीक। तो उन्होंने एक साइक्लिक थ्योरी दी थी सोशल चेंज। तो सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स यही है, यानी कि जो पहले फॉक्सेस है, दूसरा लायंस है, लायंस ने फॉक्सेस को रिप्लेस किया, ठीक है, वो खुद फॉक्सेस बन गए, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि फॉक्सेस जो ये जो सर्कुलेशन है ना चलता रहेगा, लायंस फॉक्सेस बनेंगे, फिर लायंस फॉक्सेस बनेंगे, फिर फॉक्सेस जो है वो लायंस, ये तरह से सर्कुलर जो चेंज है ना सर्कल में चलता रहे, ठीक है। अब इनकी कुछ बुक्स थी, द राइज एंड फॉल ऑफ एलिट्स,
माइंड एंड सोसाइटी, द माइंड एंड सोसाइटी। देखो माइंड एंड सोसाइटी इनकी है, माइंड सेल्फ और सोसाइटी नहीं है इनकी, ठीक है। मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ट्रीटाइज ऑफ जनरल सोशियोलॉजी है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, ठीक है। थैंक यू।